तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है। सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। प्रदर्शनकारियों को टारगेट करके ये हमला किया गया। प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अब पूरी ताकत के साथ गोलीबारी से तेहरान में अफरा तफरी मच गई। जगह जगह हिंसा हो रही है। अराजकता का दौर देखने को मिल रहा है और इस विरोध प्रदर्शन पर काबू पाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ताजा खबर ये आ रही है कि फायरिंग की गई है प्रदर्शनकारियों। और उत्तरी ईरान में भी जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है और शाहसवार शहर में भारी प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई है। ये देखिए, जी हां, ईरान के शहर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेहरान के शिराज में भी प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में यहां पर भी सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। खामनेई की सत्ता के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला जारी है। और तेहरान में उग्र प्रदर्शनकारी हो गए हैं। जी हां, पुलिस के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग से ये आक्रोश है। तो अब ये प्रदर्शन कैसे हर दिन और ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते, सड़कों पर आगजनी करते दिखाई दे रहे हैं। और राजधानी तेहरान में पुलिस की फायरिंग की खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की गई है। ऑटोमेटिक राइफलों से फायरिंग की खबर सामने आ रही है। कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है इस फायरिंग में, ये दावा किया जा रहा है। तस्वीरें कुछ सामने आई हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। इधर पश्चिमी ईरान में भी फायरिंग की घटना सामने आई है। अंतिम संस्कार के वक्त गोलीबारी की गई। IRGC के जवानों ने गोलीबारी की है। यह फायरिंग उस वक्त हुई जब 16 साल के लड़के के अंतिम संस्कार में जमा हुए थे लोग और उसी दौरान यह फायरिंग की घटना हुई। और देखिए, ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज होते नजर आ रहे हैं। दीवारों पर सरकार के खिलाफ स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं। टॉप अफसर, कमांडर टारगेट पर नजर आ रहे हैं। भीड़ के अधिकारियों के घरों की दीवारों पर भी स्लोगन्स लिख दिए गए हैं। ये विद्रोह अब बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और खामनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए इस वक्त ईरान की जनता कैसे आंदोलन पर आमादा है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इस विद्रोह को और भड़काने का काम अमेरिका और इजराइल मिलकर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि हालात ईरान के इस वक्त बद से बदतर होते जा रहे हैं और सरकार इन हालात को काबू में नहीं कर पा रही है। तो ईरान के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। ईरान पर हमले के लिए यूएस ने तैयारी कर ली है। 24 घंटे बाद व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक और ईरान पर हमलों के विकल्प पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे इस बैठक में। यह है ट्रंप का ऑपरेशन तेहरान। 24 घंटे बाद क्या विनाश होने वाला है? बड़ी खबर, हमले को लेकर ट्रंप का फाइनल फैसला। 24 घंटे बाद ईरान पर हमले की आशंका है। दावा देखिए, यह किया जा रहा है कि 24 घंटे बाद व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक होगी। ईरान पर हमले को लेकर विकल्पों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कौन कौन शामिल है? विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट, सेना के बड़े अधिकारी इस मीटिंग का हिस्सा हैं और ऑपरेशन तेहरान को कैसे अंजाम देना है, यह पूरी प्लानिंग की जानी है इस मीटिंग में। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के पास विकल्प क्या है, यह भी आपको बता देते हैं। ट्रंप का बारूदी संकल्प
एक्शन के 4 विकल्प। पहला, सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर दी जाए। दूसरा, प्रदर्शनकारियों को सैन्य मदद पहुंचाई जाए। मादुरो की तरह खामनेई को किडनैप कर लिया जाए, उनका अपहरण कर लिया जाए। और चौथा विकल्प, ईरान के साथ निर्णायक युद्ध का। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं और नेवल कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में कुछ और अहम अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सिवाच साहब, ये जो 4 ऑप्शंस हमने अपने दर्शकों के सामने रखे हैं, क्या ये माना जाए कि इनमें से कोई ना कोई विकल्प जरूर आजमाने वाला है ईरान में अमेरिका, ये तय है? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, ईरान के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। पूरे 31 प्रोविंस में आग लगी है और लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। आज वो ये नहीं चाहते कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, आज वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से आयतुल्लाह अल खमानी की रजीम चेंज हो, क्योंकि लोगों को लगता है कि काफ़ी ये जो लास्ट 25 सालों में जिस प्रकार से इकॉनमी की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, करप्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या ये गवर्नमेंट अंदर से गिर सकती है? इसके चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि जब तक IRGC और मिलिट्री आयतुल्लाह अल खमैनी के साथ हैं तो फिर इसका ये ज़्यादा देर तक ये चलेगा नहीं, जैसे 2009 और 2022 में। और ऐसा लगता है IRGC जो इन्वॉल्व है बिजनेस के अंदर 50 से 60% जो ईरान का है, अभी तक ऐसे कोई लक्षण नहीं रहे। अब अमेरिका और इजराइल के पास क्या ऑप्शन है? देखो, ये सच्चाई है कि अगर इजराइल और अमेरिका डायरेक्ट अटैक करते हैं ईरान पे, तो फिर ईरान फिर इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो ईरान वर्सेज अमेरिका, ईरान वर्सेज इजराइल हो जाएगा। मगर वो ऐसा अमेरिका नहीं करेगा। अमेरिका कुछ ऐसा करेगा कि सैन्य मदद भी जाए, जो प्रोटेस्टर्स को उनका हौसला भी बुलंद रहे कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है। एक प्रेशर भी डाला जाए आयतुल्लाह अल खमैनी पे कि वो देश को छोड़ के भाग जाएं। तो मुझे लगता है प्रेशर टैक्टिक ज़्यादा है, ना कि एक्चुअल अटैक। एक्चुअल अटैक में ईरान को फायदा होगा और मुझे लगता है ईरान इसको बचने के लिए प्रीएम्प्टिव भी हमला कर सकता है, जिससे लड़ाई का माहौल हो। अगर लड़ाई होती है ऑल आउट तो ईरान को फायदा, क्योंकि ईरान की फिर पब्लिक है वो प्रीएम्प्टिव हमला कहां कर सकता है इजराइल में, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो मैं ये कहूंगा कि इजराइल और अमेरिका एक फुल अटैक ईरान पे नहीं करेंगे। अगर वो अटैक करते हैं तो फिर ईरान के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे लोग, वो अटैक हो जाएगा ईरान वर्सेस अमेरिका। अमेरिका क्या करेगा? बिल्कुल सर, और पिछली बार जब इजराइल ने किया था हमला, अमेरिका ने ऑपरेशन किया था उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, तो कुछ ऐसी ही चीज देखने को मिली। खामनेई के समर्थन में लोग सड़कों पर आए, और जो प्रीएम्प्टिव अटैक की आप बात कर रहे हैं, शायद अमेरिका के बेसिस को भी टारगेट करे ईरान ऐसे हमलों में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़ चुके हैं, हम थोड़ी देर में उनके पास भी चलेंगे। इस सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करेंगे उनके नजरिए से भी। और देखिए, खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी और तेहरान की सड़कों पर नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें देखिए। और तेहरान के पुनाक में भी जोरदार प्रदर्शन की खबर है। खामनेई के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। अब आपको तेहरान के पुनाक की तस्वीरें दिखाते हैं, ये देखिए। और यहां पर भी आपको हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी नजर आएंगे। प्रदर्शनकारियों की तादाद बढ़ती जा रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाना अब नामुमकिन साबित हो रहा है। तो खामनेई के खिलाफ भारी आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने खामनेई की तस्वीर जलाई है और खामनेई की तस्वीर को आग लगा दी। तो देखिए प्रोटेस्ट किस तरीके से सड़कों पर बाहर आया। और ये तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर भी वायरल है, जहां पर एक लड़की सिगरेट जलाती है खामनेई की तस्वीर में आग लगाने के साथ ही, और उसे अपने पैरों तले गिरा देती है। यह तस्वीर भी इस वक्त एक सिंबॉलिक तस्वीर बनी हुई है ईरान के प्रोटेस्ट को लेकर, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि जो वहां का युवा है वो खामनेई से किस कदर नाराज है। और आज रात ईरान पर हमला हो सकता है। ट्रंप के करीबी सीनेटर ने कर दिया है यह बड़ा दावा। ईरान पर हमले के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, यह साफ तौर पर कहा गया है। और आज रात ही ईरान पर हमला मुमकिन है। ट्रंप के करीबी सीनेटर
खुद ये दावा कर रहे हैं। और देखिए, हमले के लिए अमेरिकी एयरफोर्स तैयार है। हमले से पहले 2 अमेरिकी विमानों की उड़ान, जिया B-52 बॉम्बर और KC-135 टैंकर की उड़ान देखी गई है। कतर के अल उदीद एयरबेस से विमान उड़े हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये जो एयरफोर्स की तैयारी है, ये जो B-52 बॉम्बर की उड़ान है, ये अपने आप में एक संकेत है, एक मैसेज है कि अमेरिका तैयारी करके बैठा है। आदेश का इंतजार है कि ईरान पर हमला कब होना है। तो देखिए, एक बार फिर आसमान में ट्रंप का बॉम्बर नजर आया है। ईरान पर हमले का क्या इसे ट्रेलर मान लिया जाए? अमेरिकी एयरफोर्स ने हमले की तैयारी शुरू कर दी है। कतर से अमेरिकी B-52 बॉम्बर ने उड़ान भरी है। KC-135R टैंकर विमान से युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ईरान के पास अमेरिकी ड्रोन्स उड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के 7 सैन्य अड्डों पर इस वक्त जबरदस्त हलचल है। कतर में F-35 फाइटर जेट्स भी रेडी मोड में नजर आ रहे हैं। ईरान में प्रदर्शन और दुनिया में जंगी तनाव के बीच भारत दौरे पर हैं जर्मनी के चांसलर। साबरमती रिवर फ्रंट पर फ्रेडरिक मर्ज का स्वागत किया गया और साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री ने स्वागत किया और काइट फेस्टिवल में भी शामिल हुए मर्ज। तो तस्वीरें हैं स्वागत की। मर्ज जो कि भारत के मेहमान हैं, अपने दौरे पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें इस काइट फेस्टिवल में एक तरीके से होस्ट किया। हमारे साथ मनीष इस वक्त जुड़े हुए अहमदाबाद में ही मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले तो हम इस दौरे की अहमियत को समझना चाहेंगे। एक तरफ तो आप देखिए, यूरोप से लेकर सेंट्रल एशिया तक आग लगी हुई है। इस वक्त एक डिप्लोमेटिक चैलेंज है, एक रणनीतिक स्थिति है हर देश के सामने, जिसमें जर्मनी भी एक पार्टी है। और ऐसे में फ्रेडरिक मर्ज का भारत में उपस्थित होना, भारत वो देश जिसका ईरान भी मित्र है, रूस भी मित्र है। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत वो देश है जिसका रूस भी मित्र है, जर्मनी भी मित्र है, ईरान भी मित्र है और यूएस भी मित्र है। यूएस भी मतलब उतना बुरा दुश्मन नहीं है जितना आमतौर पर लोग कहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आज की मौजूदा परिस्थिति में जब चारों तरफ क्योस मचा हुआ है, वहाँ पर सभी देशों को ये भी इंश्योर करना है कि किस तरह से सप्लाई चेन को मेंटेन करके रखा जाए। उस समय ये भी इंश्योर करना है कि संवाद कैसे कायम रखा जाए। और इसीलिए आप देखें कि एक के बाद एक यूरोपियन लीडर का विजिट हो रहा है भारत में। अभी जर्मनी के चांसलर आए हुए हैं। थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच बायलैटरल मीटिंग होगी और फिर कुछ अहम समझौते पर भी हस्ताक्षर होने हैं। जाहिर है कि जर्मनी के पास कई मामले में अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो उसको लेकर हम देख रहे हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी को लेकर पार्टनरशिप होगा। डिफेंस में हम लगातार इस बात पर है कि सबमरीन को बनाने को लेकर कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो। तस्वीरें आप देख रहे हैं बीच अलग अगर आप देखें तो दरअसल ये भारत का मिशन यूरोप का एक हिस्सा है कि यानी कि अभी जर्मनी के चांसलर आए हैं, थोड़े दिन के बाद यूरोपीय यूनियन के लीडर्स आएंगे, 26 जनवरी को वो मुख्य अतिथि भी होंगे, उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं एआई समिट में भाग लेने के लिए। तो हमने एक संदेश देने की कोशिश की है कि पिछले हफ्ते जिस तरह से हमने मेजबानी की थी राष्ट्रपति पुतिन की, अभी हम जर्मन चांसलर की भी मेजबानी कर रहे हैं, फिर हम फ्रेंच प्रेसिडेंट की भी मेजबानी करेंगे, हम यूरोपीय यूनियन के लीडर्स की भी मेजबानी करेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि भारत का रूस के साथ रिश्ते को जर्मनी या कोई दूसरा देश उस रूप में ना देखे। और सबसे अच्छी बात है कि यूरोपीय देश अब इस बात को समझने भी लगे हैं बनिस्बत अमेरिका के। अमेरिका को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि रूस के साथ हमारा क्या रिश्ता है, लेकिन आप देखिए कि यूरोप ने लगभग इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत और रूस के रिश्ते। मनीष, इसीलिए आपने जब कहा ना कि अमेरिका भी हमारा मित्र है, तो मुझे वो बात याद आई कि अगर ऐसे दोस्त हो तो फिर दुश्मनों की जरूरत क्या है। और जहां तक अमेरिका के मौजूदा रुख का सवाल है, भारत को लेकर उसके नजरिए का सवाल है, तो इस यूरोप से कुछ उम्मीद की जाए। देखिए, व्यवहारिक तौर पर कहूं तो अभी तो यूरोप को बहुत सारे मामले में खुद भी डील करना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप किस तरीके से अमेरिका के सामने रिएक्ट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ईरान के साथ अगर क्राइसिस बढ़ता है तो ये यूरोप के लिए भी एक बड़ा इशू होगा, उसको कैसे वो डील करेंगे। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि सप्लाई चेन एक ऐसी बात है, क्योंकि यूरोप को भी आज की तारीख में अमेरिका का एक विकल्प चाहिए। और अमेरिका का एक विकल्प केवल मिलिट्री टर्म में नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो व्यापार के
संदर्भ में देखिए, भारत एक बड़ा बाजार भी है, भारत के पास ह्यूज स्किल्ड मैन पावर है, और इसके अलावा भारत ने और यूरोप के बीच का सहयोग अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस वक्त ये कल्पना की थी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात कही थी, बिल्कुल, तो उसमें जर्मनी को भी काफी लाभ मिलने वाला है। तो ये एक टू वे रिलेशनशिप है, बस इसी बात को अमेरिका नहीं समझ रहा, लेकिन यूरोप के बिल्कुल मनीष, और एक चुनौती तो मुझे लगता है कॉमन है जर्मनी और भारत के सामने, वो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट। जर्मनी भी हेवीली डिपेंड करता है रूस पर, हमने देखा है गैस के लिए, और भारत की निर्भरता तो रही है, लेकिन अब इस सब के बीच ये संबंध हमारे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु जरूर है। और देखिए, ईरान पर हमले से पहले यूएस में सवाल रिपब्लिकन सांसद रैंड पॉल ने सवाल उठाए, ईरान पर हमले का असर नहीं होगा, बाहरी दुश्मन के खिलाफ एकजुट होगा ईरान, हमले से ईरान यूएस के खिलाफ एकजुट होगा। और देखिए, रजा पहलवी अब बार बार नजर आ रहे हैं। ईरान में हिंसा पर रजा पहलवी ने दावा किया है कि 48 घंटे में 9/11 हमले से ज्यादा मौतें होंगी। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं पहलवी, और वो अमेरिका में बैठकर लगातार दावे कर रहे हैं। और ईरान में जो आज भीड़ सत्ता को हटाने के लिए आमादा नजर आ रही है, उसको कहीं ना कहीं हवा पानी देने की पूरी कोशिश करते हुए रजा पहलवी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन हालात में उन्हें अपने लिए एक उम्मीद नजर आ रही है। और ईरान में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। प्रदर्शन में अब तक 538 लोगों की मौत हो गई है। हिरासत में 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हैं। ईरान में 16 दिन से यह प्रदर्शन चल रहा है, और अब प्रदर्शन में हिंसा की वजह से मारे जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 10,000 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं, 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो सड़क पर हैं प्रदर्शनकारी और तख्ता पलट की है तैयारी। 16 दिनों से प्रदर्शन लगातार जारी है। अब तक 538 लोगों की मौत हुई है इन प्रदर्शनों में। यह एक बड़ा आंकड़ा आज सामने आया है। 11,000 लोग इस वक्त हिरासत में हैं। 30 प्रांतों में उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं। 110 शहरों में हिंसा की आग भड़कती हुई नजर आ रही है। 75 घंटे से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। बड़ी बात यह है कि खामनेई ने IRGC को रेडी टू अटैक मोड में रखा हुआ है। डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। सरदाना सर, इन हालात को आप कैसे देखते हैं, और ये कैसे माना जाए कि आज की तारीख में ईरान में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोकतंत्र की बहाली हो जाएगी? रजा पहलवी जो कि खुद एक क्राउन प्रिंस हैं, निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं, उनके ईरान में आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, अमेरिका और इजराइल मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे, ये ईरान के लोगों ने कैसे मान लिया? वो अमेरिका जो कि हमला करने की तैयारी कर रहा है, इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है, आज ईरान के लोगों को इन्हीं दो देशों से उम्मीद है। मेरे हिसाब से ये इतनी जल्दी से नहीं निपटने वाला मसला, क्योंकि ईरान की जो इस समय खमीनी हैं वो कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर नहीं है। तो वो चाहे 500 मरे हैं चाहे 5,000 मारे, वो इतनी आसानी से इसको और भड़कने नहीं देंगे, और कोशिश करेंगे कि ये जो स्थिति है काबू में आ जाए और उनका दबदबा और उनकी जो हुकूमत है वो चलती रहे। IRGC कोई छोटी सी पुलिस फोर्स नहीं है, पूरी देश की उनकी रक्षा का है मामला। तो वो इस प्रदर्शनकारियों को आज नहीं तो कल दबा के ही दम लेंगे। और जितना मर्जी अमेरिका और इजराइल इसको सपोर्ट करते रहे, लेकिन सरदाना सर, लेकिन एक दशक में एक ट्रेंड देखे, अरब स्प्रिंग से लेकर अभी तक अंदरूनी विद्रोह जब हुए, जब लोग सड़कों पर आए, अपनी ही फौज ने जब लोगों पर गोलियां चलाई, तो आज नहीं तो कल कुछ समय बाद ये सरकारें पलट गई। मिस्र का हमने एग्जाम्पल देखा, लीबिया का देखा, हमने सीरिया में भी देख लिया। ईरान क्या अगला है? देखिए, सीरिया में 10 दिन में उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी अमेरिका की। यहाँ पर आप फिजिकली सपोर्ट नहीं कर सकते, अमेरिकन सोल्जर्स ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे, इजराइल अपने सोल्जर नहीं भेज सकता है। आप उनके पास विकल्प यह है कि अगर आप सैन्य ठिकानों को, अमेरिका ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दे, उनके ऊपर अटैक कर दे, लेकिन उसका सबसे बड़ा फॉल आउट है कि ईरानियन फिर इकट्ठे हो जाएंगे और उनके देश के ऊपर एक अटैक हो जाएगा। किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करना एक अलग चीज है और उसके राष्ट्रपति को किडनैप कर लेना एक अलग चीज है, जो दोनों ही यहां मुमकिन नहीं है।
ईरान एक बड़ा देश है, इसके ऊपर अटैक करना मुमकिन नहीं है। और आप जरूर पैसे देके या वो है अपना विद्रोह चल रहा है उनको बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन आप ना उनको सैन्य सपोर्ट दे सकते हैं, ना ही आप उनके देश पे अटैक कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और इजराइल की इस बारी की रणनीति ईरान में सफल होने वाली है। ठीक है, और देखिए ईरान पर अभी की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बता दें आपको। राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी धमकी सामने आई है। ईरान के खिलाफ सभी विकल्प खुले हैं, ये ट्रंप ने कहा है। हर घंटे मिल रही है ईरान की रिपोर्ट, जल्द ईरान पर बड़ा फैसला लेंगे, ये ट्रंप ने कहा है। और ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है, ये भी ट्रंप कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान बातचीत करना चाहता है। अमेरिका की चेतावनी के बाद बातचीत चाहता है ईरान, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। ईरानी नेतृत्व ने मुझे फोन किया, ईरान के साथ बातचीत की तैयारी चल रही है। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल नया बयान सामने आया है, क्योंकि इससे पहले तो ऐसे लग रहा था कि बातचीत का कहीं कोई इरादा नहीं है, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान ने भी कहा था कि इस माहौल में मीटिंग का, बातचीत का कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत करना चाहता है ईरान। और हमले से पहले इजराइल में हलचल बढ़ गई है। नेतन्याहू ने अचानक कैबिनेट की बैठक की है। कैबिनेट में ईरान के हालात पर चर्चा हुई है। ईरान के हालात पर हमारी नजर है। देखिए अमेरिका भी कह रहा है कि हमारी नजर है, इजराइल भी कह रहा है कि हमारी नजर है। इस बीच आशंका इस बात की कि ईरान पर हमले कभी भी हो सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। तो देखिए इजराइल में आपात बैठक हो रही है। सवाल यह है कि क्या ईरान पर कोई एटमी संकट है। ईरान को लेकर इजराइल में एक्शन तेज हो गया है। इजराइल लगातार अमेरिका के संपर्क में है। नेतन्याहू का दावा है कि ईरानी लोगों की बहादुरी से मैं हैरान हूं। खामनेई शासन का अंत जल्द होगा। फारसी राष्ट्र जल्द तानाशाही से आजाद होगा। इजराइल की क्या तैयारी है? तो तेल अवीव में बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं। ईरानी पलटवार से निपटने की पूरी तैयारी है। आशंका है कि यूएस हमलों का ईरान इजराइल से बदला ले सकता है। पिछली बार भी ईरान के मिसाइल हमलों में इजराइल के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई थी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात, गांधीनगर में महात्मा मंदिर में इस वक्त फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरफ, दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोभाल और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक सामने। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर के महात्मा मंदिर से। क्या हो रहा है, मनीष झा मौजूद है वहां पर, बताएंगे। मनीष। बिल्कुल, देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर की बायलैटरल मीटिंग शुरू हो गई है। और जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों तक बता रहे हैं कि भारत और जर्मनी दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और ऐसी स्थिति में डिफेंस कॉपरेशन से लेकर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सभी मामले पर विस्तार से चर्चा होगी। और ये दोनों ही देशों का एक दूसरे के साथ आउटरीच भी है। मतलब आज की तारीख में यूरोपीय देश के तौर पर जर्मनी को भी भारत की ज़रूरत है, और भारत भी ऐसे वक्त में, जिस वक्त की अपने मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी के तहत वो दुनिया के अलग अलग हिस्से को अप्रोच कर रहा है, तो जर्मनी के साथ रिश्ते बढ़ाना अभी भारत के भी हित में है। और इसीलिए आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर मर्ज दोनों इस बात की कोशिश करेंगे कि एक ऐसे दिशा में आगे बढ़ा जाए जो दोनों के लिए लाभदायक हो, और इसके संदर्भ में कई अहम समझौते भी होने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया के लिए इस मायने में जा रहा है कि देखिए किस तरीके से वो देश जिसने एक महीने पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जोरदार स्वागत किया था, वही इस वक्त यहाँ गुजरात में गांधीनगर में जर्मन चांसलर के दौरे के दरमियान भी उसी गर्मजोशी के साथ न केवल स्वागत कर रहा बल्कि रिश्ते को एक नया आयाम देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, और यही भारत की खासियत है। भारत इकलौता ऐसा मुल्क आज पूरी दुनिया में नजर आता है जो हर देश से संबंध बेहतर करना चाहता है और शांति की बात करता है, पीस की बात करता है, और यही हमारी खासियत है। हम इसीलिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया है। अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच एयर स्पेस को बंद किया गया है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कुछ बड़ा होने के आसार हैं? जी हां, ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। यह ताजा खबर आ रही है। अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच ईरान का यह बड़ा फैसला।
और प्रदर्शन को लेकर ईरान का बड़ा दावा, अमेरिका इजरायल के इशारे पर प्रदर्शन। विदेशी आतंकियों की ईरान में घुसपैठ, राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा हमारे युवा आतंकियों के धोखे में न आए। और देखिए, ये सवाल बार बार आपके जहन में आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया। ईरान में अचानक हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर क्यों नजर आ रहे हैं? क्या ईरान का ये विद्रोह प्रायोजित है? तख्ता पलट की साजिश रची गई है क्या? पेजेश्कियान का दावा क्या है? देखिए, ईरान में साजिश के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ है। अमेरिका और इजरायल के इशारों पर ईरान के अंदर ये प्रदर्शन हो रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। विदेशी आतंकियों ने मस्जिदों को आग लगाई, विदेशी साजिश के तहत लोगों को मारा जा रहा है, ये ईरान के राष्ट्रपति का कहना है। और उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को साजिश में शामिल न होने दें, हम आपकी बात सुनेंगे, चिंताओं को दूर करेंगे, ये पेजेश्कियान का कहना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बयान आते आते काफी देर हो चुकी है, क्योंकि सड़कों पर से जो तस्वीरें निकलकर दुनिया के सामने आ रही हैं वो वाकई में चिंता बढ़ा रही हैं ईरान के मौजूदा शासन के लिए। जी, और हमारे साथ सिवाज साहब भी मौजूद हैं। सिवाज साहब, क्या राष्ट्रपति पेजेश्कियान की इन बातों में आपको कुछ दम नजर आता है? एक लिबरल छवि, खामनेई की छवि अलग, पेजेश्कियान की छवि थोड़ी लिबरल, ये पेश करने की कोशिश की गई है। पेजेश्कियान ने बीते दिनों एड्रेस भी किया था इन प्रदर्शनकारियों को और कहा था कि जो मांग आप कर रहे हैं वो सही है, मैं भी आपके साथ हूं, कोई ऑप्शन बताइए कि ईरान को इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। हाँ, देखो, ये सच्चाई है समीर। पेजेश्कियान जो इसके राष्ट्रपति हैं ईरान के, एक मॉडरेट हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग लीडर माने जाते हैं। मगर ये भी सच है कि जो अभी ईरान में हुआ वो ईरान की इंटरनल सिचुएशन से ही हुआ है, क्योंकि वहाँ की इकॉनमिक कंडीशन बहुत ख़राब है। जो रियाल है वो डॉलर के मुकाबले में फ्री फॉल पे था। $1 1.5 मिलियन रियाल के बराबर है। उसके बाद इन्फ्लेशन 40% से ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट। तो लोगों को एक आक्रोश है। पहले बिजनेसमैन आए, स्टूडेंट आए, अभी सभी लोग आ गए हैं सड़कों पे। पूरे 31 प्रोविंस में आग लगी हुई है, काफ़ी लोग मारे गए। लेकिन ईरान की इस खस्ता हाली के लिए भी तो अमेरिका ही जिम्मेदार है। तमाम तरह के सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान के ऊपर। हाँ बिल्कुल, देखो ये आपने ठीक कहा समीर, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब ज़्यादा इसलिए हुई कि जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं उससे और भी नुकसान होता गया और उससे जो इंटरनल सिचुएशन है ईरान की ज़्यादा ख़राब हुई। दूसरा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ समझना चाहिए, जैसे वेनेजुला में भी मोसाद और CIA इन्फिल्ट्रेट किया था, 2-3 महीने पहले वो आ चुके हैं और वही आग में घी डालने का काम करें, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये भी सच्चाई है कि मिस गवर्नेंस का तो बात है, करप्शन की बात है। एक बात समझनी पड़ेगी, मैं अभी भी कहता हूं कि अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की तो वो ईरान वर्सेज अमेरिका। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका पॉइंट अपने आप में लॉजिकल है, लेकिन सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सुबह क्या कहेंगे और शाम को क्या कर देंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त। कम से कम उनकी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है उसको देखकर तो यही लगता है। और देखिए, खामनेई का ट्रंप पर जोरदार हमला, घमंडी आदमी दुनिया का फैसला कर रहा है, यह खामनेई ने कहा है। ट्रंप के शासन का भी खात्मा होगा, खामनेई का बयान सामने है। जैसे ईरान में राजशाही का अंत हुआ, वैसे ही ट्रंप के शासन का अंत होगा। टूटी हुई मूर्ति से ट्रंप की तुलना की है उन्होंने। तो देखिए, ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिका और इजरायल के इशारों पर ईरान को जलाया जा रहा है। आखिर ईरान के इस दावे के पीछे की वजह क्या है, यह आपको समझा देते हैं। नेतन्याहू का प्लान जल रहा है ईरान। शक की 5 वजह हैं और ये बड़ी वजह है। ईरान के खिलाफ 12 दिन का युद्ध छिड़ा गया। इजरायली सेना भी सक्रिय भूमिका में नजर आई। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद अमेरिका का रुख बहुत आक्रामक हो गया है। ट्रंप ने कहा प्रदर्शनकारियों के साथ है अमेरिका। अमेरिका में रह रहे रजा पहलवी लगातार इस विरोध प्रदर्शन को और आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों को डायरेक्ट निर्देश देते हुए भी कई बार वो नजर आते हैं कि रात के इतने बजे आप लोगों को इतनी संख्या में ईरान की सड़कों पर निकलना है। तो यह भी एक हकीकत है। बिल्कुल, देखिए ईरान में प्रदर्शन पर IRGC का क्या दावा है वो आपको बताते हैं। ईरान में प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका, ये IRGC की तरफ से
कहा गया है। ईरान में ट्रंप की वजह से ये प्रदर्शन हो रहे हैं। यूएस के इशारे पर नेतन्याहू भी साजिश रच रहे हैं। तो सीधे सीधे अमेरिका पर उंगली उठाई जा रही है, चाहे वो खामेनी हो, चाहे वो IRGC के प्रमुख हो। अमेरिका और इजराइल पर इस पूरे माहौल को बनाने और ईरान में अंदरूनी आग लगाने का आरोप लगा रहे हैं। और देखिए इस बीच एक अहम खबर, मोदी मर्ज में ईरान पर बात संभव है। यह बड़ी खबर आ रही है। मोदी और मर्ज के बीच यानी भारत के प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर के बीच ईरान पर भी बातचीत मुमकिन है। ऐसे वक्त में जब लगातार यह अंदेशा जताया जा रहा है कि आज रात ही मुमकिन है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, मोदी और फ्रेडरिक मर्ज के बीच ईरान पर भी बात संभव है। मनीष, क्या अपडेट आ रही है, इसे लेकर क्या बात हो सकती है ईरान को लेकर, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए, जर्मन चांसलर भारत आने से पहले उन्होंने ईरान को लेकर बहुत ही सख्त बयान दिया था और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ जर्मन चांसलर ने भी ईरान को चेतावनी दी थी और खुलकर प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने की बात कही थी। और उसके तुरंत बाद वो भारत आए और यहाँ पर, जबकि इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ महात्मा मंदिर में, जहाँ पर कि प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर के बीच बातचीत हो रही है, तो भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा दोनों नेताओं के बीच ईरान के मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। और इसके अलावा ग्रीनलैंड का मुद्दा जाहिर है, क्योंकि वो यूरोप का मुद्दा है और ऐसी स्थिति में उस पर भी बातचीत होगी। और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तो निश्चित है कि भारत की अपनी जो एक पोजीशन रही है, एक स्टैंड रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा होगा। तो ऐसी बात है कि द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी तो उसमें ईरान के मुद्दे पर भी चर्चा होगी, क्योंकि ईरान का मुद्दा एनर्जी सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। ईरान का मुद्दा भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच के कॉरिडोर से जुड़ा मसला है। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक बार फिर मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में आता है तो जाहिर है कि सप्लाई चेन, जिसको लेकर आज मीटिंग में फोकस रहने वाला है, उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ऐसे में ईरान की को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उस पर भी दोनों नेताओं के बीच बिल्कुल सही बात है। और आज की तारीख में जब दुनिया के हर हिस्से में तनाव ही तनाव नजर आता है, हिंसा, जंग का माहौल नजर आता है। आप देखिए, आज जर्मन चांसलर भी आए तो वो साबरमती आश्रम पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मैसेज दिया। और आज इस मैसेज को, अहिंसा के संदेश को समझने की कितनी ज्यादा जरूरत है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं। ये मीटिंग भी महात्मा मंदिर में हो रही है।